हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम 9th ऑफ मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे दो हिस्टोरिकल फिगर के बारे में। आप सभी लोगों ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम तो सुना ही होगा। आप लोग ने हल्दी घाटी युद्ध के बारे में भी सुना होगा। तो दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी पे हम बात करेंगे जहां से आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम सभी को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, और जब 15 अलग अलग ठिकानों पर पाकिस्तान की मिसाइल से भारत में अटैक किया गया तो भारत का जो डिफेंस सिस्टम था S-400, उसने काफी अच्छे तरीके से इन अटैक्स को क्या किया, हैंडल किया, रिटेलिएट किया। तो हम S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। वॉर के समय पे हम नई नई चीजों को कर रहे हैं, जैसे कि आईएनएस तमाल। आईएनएस तमाल को हमने इंडियन नेवी को समर्पित किया है, उसे लॉन्च कर दिया है। फिर नया कंसाइनमेंट आया है, नया शिपमेंट आया है इग्ला एस मिसाइल सिस्टम का। तो एक एक करके हम इन सभी वेपन सिस्टम जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको भी हम डिस्कस करेंगे जिनका इस्तेमाल इंडिया पाकिस्तान वॉर में किया जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा हम एक ऐसे मच्छर की वैरायटी के बारे में, एक ऐसी मॉस्किटो के बारे में बात करने वाले हैं जिस पर इंसेक्टिसाइड का कोई असर नहीं होता। जैसे कि मलेरिया के जो मच्छर होते हैं, उन पे इंसेक्टिसाइड डाल दिया जाए तो वो मर जाते हैं। लेकिन अब देखो, हम जीनोम टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं, हम जीनोम एडिटिंग की बात कर रहे हैं, तो नेचर भी तो अपने आप को कहीं ना कहीं चेंज कर ही रहा है। तो ऐसे मच्छर अब पैदा हो चुके हैं जिन पर इंसेक्टिसाइड का कोई असर नहीं होता। हम उन मॉस्किटोज के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं, तो काफी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, और एंड में एमसीक्यू के साथ साथ एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ अबाउट द पीडीएफ। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले बात करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। आज रविन्द्रनाथ टैगोर जी की 164th नंबर की जयंती मनाई जा रही है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म एक्चुअली हुआ तो 7th ऑफ मई को था 1861 में कोलकाता में। लेकिन बंगाली कैलेंडर के अनुसार जो 25th ऑफ मई मंथ, सॉरी 25th डे होता है बैसाख मंथ का, 25th डे होता है जो वैसाख मंथ का, उस दिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती मनाई जाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी पॉलिटिकल गुरु के साथ साथ एक गुड फ्रेंड थे महात्मा गांधी जी के। तो महात्मा का जो टाइटल है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही दिया है। इसके अलावा जो वर्ल्ड पार्लियामेंट फॉर रिलीजन हुई थी, उसको एड्रेस करने का काम भी इन्होंने 1929 और 1937 में किया था। इनका जो पहला पोयम का कलेक्शन आया था, तब ये 16 साल के थे और पेन नेम था भानुसिमा। तो भानुसिमा कोई और नहीं है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ही पेन नेम है। इन्होंने भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा है, और इनसे ही इंस्पायर होकर श्रीलंका का भी नेशनल एंथम लिखा गया है। 1921 में इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की थी। 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर की फील्ड में, गीतांजलि के लिए। और ये पहले नॉन यूरोपियन हैं जिन्हें लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था। 1915 में किंग जॉर्ज V ने इन्हें नाइटहुड का टाइटल दिया। लेकिन 1919 में 1919 में जब जलियांवाला बाग मैस्कर हुआ, तब इन्होंने नाइटहुड के टाइटल को त्याग दिया। इनका निधन 7th ऑफ अगस्त 1941 में कोलकाता में हुआ था। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं अबाउट द रविन्द्रनाथ टैगोर जी। नाउ बात करते हैं महाराणा प्रताप जी के बारे में। महाराणा प्रताप जयंती आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि महाराणा प्रताप का जन्म आज ही के दिन 9th ऑफ मई को 1540 में, 1540 में कुंभलगढ़ किले में राजस्थान में हुआ था। इन्हें राणा प्रताप सिंह के नाम से भी जाना जाता है और महाराणा प्रताप के नाम से भी जाना जाता है। ये 13th नंबर के किंग थे मेवाड़ के, और इनके पिता का नाम उदय उदय सिंह सेकेंड था। जो उदयपुर शहर है वो उदय सिंह सेकेंड ने ही बसाने का काम यहाँ पर किया है। कैपिटल क्या थी? चित्तौड़ थी। अब महाराणा प्रताप जी को बैटल ऑफ हल्दी घाटी के लिए जाना जाता है। 1576 में इन्होंने बैटल ऑफ हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। ये जो युद्ध है वो राणा प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़ और यहाँ पे मुगल एम्परर अकबर के बीच में हुआ था। और मुगल सेना का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो राजा मानसिंह ऑफ अंबर था। राजा मानसिंह ऑफ अंबर। महाराणा प्रताप की यहाँ पे हार हुई थी, ठीक है, और मुगल सेना यहाँ पे जीत गई थी। महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम चेतक आपको देखने को मिलेगा, और इनका निधन 1597 में हुआ था। और इनके बेटे का नाम अमर सिंह था, जिन्होंने इन्हें सक्सीड करने का काम किया था। तो ये दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। तो आप इनके बारे में कुछ बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। चेतक के बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है, तो चेतक के बारे में भी याद रखना।
क्लियर है इतनी चीजें? चलो फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले बताना चाहती हूँ ये जो करंट अफेयर चलने वाले हैं ये आने वाले हर एक वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक भी लिंक शेयर नहीं किए तो जल्दी से लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और पहली बार आ रहा है ऑब्वियस सी बात है सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसके अलावा अप्रैल मंथ की करंट अफेयर्स की मैगजीन अवेलेबल है, बैंकिंग करंट अफेयर्स मैगजीन एंड 300 एमसीक्यू प्लस वन लाइनर मैगजीन पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे है, प्रिंटेबल फॉर्मेट पे है, डाउनलोड आप इसे कर सकते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए एप्लीकेशन को विजिट कर लेना। चलिए अब हम बात करते हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। रिसेंटली रशिया मेड, किसने तैयार किया है, पहली चीज याद रखना है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो रशिया मेड है। हमने रशिया से 2018 में डील करके इसे खरीदा है, हमने इसको तैयार नहीं किया, इस बात को याद रखना है। तो S-400 जो है वो रशिया मेड एयर डिफेंस सिस्टम है। रिसेंटली स्पॉटलाइट में है क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे इस्तेमाल किया है अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जो मिसाइल अटैक की थी उन मिसाइल अटैक को खत्म करने के लिए, रिटेलिएट करने के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। हमने इसकी डिलीवरी के लिए रशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 2018 में, और ये $5 बिलियन की डील आपको देखने को मिली थी। इसके अंदर हमने 5 यूनिट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की साइन की थी। इसमें आपकी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल होती है जो सरफेस से, सतह से हवा में मात करती है। मतलब ये डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है, कुछ इस तरीके से देखो, जैसे कि पाकिस्तान की मिसाइल यहाँ से आ रही है और ये हमारा S-400 डिफेंस सिस्टम है जहाँ पे सरफेस टू एयर लॉन्ग रेंज मिसाइल है। जैसे इसने डिटेक्ट किया, यहाँ पे रेडार सिस्टम भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे ही रेडार ने आइडेंटिफाई किया यहाँ पे कोई टारगेट है और यहाँ पे मिसाइल लॉन्च हो जाती है और इस टारगेट को हिट करके इससे डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इस तरीके से अर्थ के मतलब हमारी इंडिया के सरफेस तक कोई भी मिसाइल नहीं पहुंच पाई, जबकि पाकिस्तान ने 15 अलग अलग ठिकानों पर मिसाइल दागी थी। तो इस तरीके से S-400 सिस्टम ने हमारे देश की और हमारे देश के लोगों की जान बचाने का काम किया है। अब अलग अलग सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि अमेरिका। अमेरिका का सिस्टम है जिसका नाम है MIM-104, ठीक है। ये सिस्टम है जो कि 150 किलोमीटर रेडार रेंज वाला है। HQ-9 ये चाइना का सिस्टम है, 200 किलोमीटर रेडार रेंज वाला है। थर्ड ये यूएसए का है, 200 किलोमीटर रेडार रेंज वाला। और S-300 रशिया का है और इसी का एडवांस वर्जन S-400 आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट अर्नाला क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप डिलीवर टू नेवी। अब यहाँ पे हम दो अलग अलग सबमरीन वॉरफेयर शिप्स को रेडी कर रहे थे, एक माहे क्लास और एक अर्नाला क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे अर्नाला क्लास की पहली एंटी सबमरीन वॉरफेयर शॉलो वाटर क्राफ्ट को डिलीवर किया है, हैंड ओवर किया है इंडियन नेवी को, ठीक है। और ये डिलीवरी तमिलनाडु में L&T शिपयार्ड में हुई है। अर्नाला क्लास के इस एंटी सबमरीन वॉरफेयर को कोलकाता बेस्ड GRSC मतलब गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर से तैयार किया है विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और इसमें जो भी डिवाइसेस यूज हुए हैं, जो भी इसमें मटेरियल यूज हुआ है, उसमें 80% ये इंडिजीनियस है, मतलब मेड इन इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। अब जैसा कि मैंने मेंशन किया, हमने 16 हमको यहाँ पे अर्नाला प्लस माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर तैयार करने थे। इसके लिए हमने एग्रीमेंट साइन किया था। और 1989 में जो हमने अभय क्लास हम सबमरीन यूज करते हैं, सॉरी अभय क्लास जो हम यहाँ पे वॉरफेयर यूज करते हैं, सबमरीन वॉरफेयर, जो कि सोवियत यूनियन से हमने एक्वायर किया था, उसको हमें रिप्लेस करना है। इनमें से जो 8 माहे क्लास की हैं और 8 आपको अर्नाला क्लास की मिलेंगी। तो जो माहे क्लास की है उनको तैयार कर रहा है कोचीन शिपयार्ड और अर्नाला क्लास को तैयार कर रहा है GRSC। क्लियर। माहे क्लास की 5 आपको देखने को मिलेंगी जो अभी तक लॉन्च हो चुकी है, माहे, मालवन, मैंगरोल, मालपे और मुल्की। और अर्नाला क्लास की ये पहली आपने देखी है, ठीक है। इसके अलावा आने वाले समय पे आपको और भी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आईएनएस तमाल। आईएनएस तमाल देखो, जब पहलगाम में जब पाकिस्तान का टेररिस्ट अटैक हुआ, टेंशन के बढ़ते हुए हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी को और इम्प्रूव करने के लिए इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है आईएनएस तमाल को। आईएनएस तमाल एक 3900 टन का रशिया का मेड क्रीवक थर्ड क्लास आपको ये वॉरफेयर या स्टेल्थ फ्रिगेट देखने को मिलेगा। और ये डील रशिया के साथ 2016 में साइन की गई थी
और ये आईएनएस तुसील का ही एक एडवांस वर्जन आप बोल सकते हैं, जिसे दिसंबर 2024 में कमीशन किया गया है। इसके लिए $2.5 बिलियन की इंडिया और रशिया के बीच में डील साइन हुई थी, जिसके अंदर 4 स्टेल्थ फ्रिगेट तैयार करने हैं, 2 रशिया से लेंगे और 2 भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में तैयार किए जाने थे। और आईएनएस तुसील इसका पहला वॉरशिप आपको देखने को मिल जाएगा। रिमेनिंग आईएनएस ट्रिपोट और आईएनएस तवस्या इनको आने वाले समय में तैयार किया जाएगा। अब इस आईएनएस तमाल के बारे में खास बात यह है कि इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो हमारी क्रूज मिसाइल है उसको हम लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ से हम सरफेस टू एयर मिसाइल, टॉर्पीडो, रॉकेट अटैक कर सकते हैं। स्पीड 30 नॉट आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें हेलीकॉप्टर कैपेबिलिटीज भी है, हम अलग अलग हेलीकॉप्टर्स को भी लॉन्च यहाँ पे कर सकते हैं। और इसमें ऑटोमेशन काफी ज्यादा है, तो हमारा वर्कलोड काफी कम हो जाता है और इफिशियंसी जो हमारे क्रू मेंबर्स की है उनकी इंक्रीज हो जाती है। तो आपको याद रखना है आईएनएस तमाल के बारे में। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे बीजू पटनायक। बीजू पटनायक मेमोरियल अनवील इन दिल्ली। तो बीजू पटनायक जी का मेमोरियल दिल्ली में अनवील किया गया है। क्यों किया गया है? इनके कंट्रीब्यूशन के कारण इन द बैटल ऑफ स्टालिनग्राड कंट्रीब्यूशन। देखिएगा, बीजू पटनायक जी पॉलिटिक्स में आने से पहले ये सोवियत यूनियन रेड आर्मी में भी काम करते थे, फ्लाइंग सप्लाई में। इन्होंने कई सारी बैटल्स में भी पार्टिसिपेट किया है, तो इनकी ब्रेव सर्विसेज को एक्नॉलेज करते हुए यहाँ पर बीजू पटनायक जी का मेमोरियल अनवील किया गया है दिल्ली में। इनका कंट्रीब्यूशन रहा है बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में इन द वर्ल्ड वॉर 2। क्लियर है? इन्होंने रंगून के मिशन में भी कंट्रीब्यूट किया था। अब खास बात यह है कि जब इनकी डेथ हुई थी, तो जैसे कि कोई फ्रीडम फाइटर की जब डेथ होती है तो हम अपने ट्राई कलर इंडियन फ्लैग में उनको रैप करते हैं, लेकिन जब इनकी डेथ हुई थी तो इंडिया, इंडोनेशिया और रशिया 3 नेशनल फ्लैग से इनके कॉफिन को रैप किया गया था। तो ये खास बात है आपकी बीजू पटनायक जी के बारे में। नेक्स्ट है FSIB रिकमेंड संजय जोशी एज अ CMD ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस। तो संजय जोशी को रिसेंटली फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ने ओरिएंटल ओरिएंटल इंश्योरेंस का CMD बनाया है और इन्होंने RR सिंह को सक्सीड करने का काम किया है। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारत की पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो कि लाइफ इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड कर रही है। 1818 में कोलकाता में इसका फॉर्मेशन हुआ था बिपिन दास गुप्ता जी के द्वारा। नेक्स्ट है डिपोट दर्पण पोर्टल। अब डिपोट दर्पण पोर्टल रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने लॉन्च किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए दर्पण पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इसे लॉन्च किया है। और ये आपका एक मोबाइल एप्लीकेशन है। हम जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं, जहाँ पे हम फूड को स्टोर करते हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी सेफ्टी क्या है, वेयर हाउस की ट्रांसपेरेंसी क्या है, कोई भी ट्रक आ रहा है, कोई भी पर्सन आ रहा है, अगर इन वेयर हाउसेज में उसको प्रॉपर टैग किया जाए, क्वालिटी को मेंटेन किया जाए, तो रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए डिपो दर्पण पोर्टल आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने डिपो दर्पण पोर्टल की शुरुआत की है। एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है फूड स्टोरेज डिपो की, एम टू इम्प्रूव क्वालिटी, सेफ्टी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द वेयर हाउस। ठीक है, ये लगभग 2278 वेयर हाउस को कवर करेगा। मॉडर्नाइज इसका पर्पस है मॉडर्नाइज करना इंडिया के फूड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को, वेयर हाउस कैपेबिलिटी को और भी ज्यादा इंप्रूव करना। ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, इसमें CCTV सर्वेलांस आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जियो टैग ऑडिटिंग डिपो मैनेज करेगा, अपलोड करेगा जियो टैग इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा और थर्ड पार्टी से इसकी ऑडिटिंग भी कराई जाएगी। स्मार्ट टेक इंटीग्रेशन है, मतलब इसमें CO2 और फॉस्फीन गैस यहाँ पे मॉनिटरिंग सिस्टम इंक्लूड किया है। ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर सेंसर, फायर हजार्ड डिटेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर AI बेस्ड टूल आपको देखने को मिलेगा जो कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम पे काम करता है और ऑटोमेटिकली नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज कर लेता है जब कोई ट्रक वगैरह इंसर्ट करता है आपके डिपो में। तो इस तरीके से दर्पण डिपो आपको देखने को मिल जाएगा। डिपो दर्पण पोर्टल देखने को मिलेगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने लॉन्च किया है। क्लियर? नेक्स्ट है नेशनल स्कीम लॉन्च टू ट्रांसफॉर्म IITI एंड ट्रेन 20 लाख यूथ इन 5 इयर्स। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने 60,000 करोड़ रुपीस का प्लान अनाउंस किया है। इसके अंदर हमारे देश के एग्जिस्टिंग जो 1000 IITIs है उनको हम क्या करेंगे, उनको हम रिवैम्प करने का काम करेंगे और फाइव हम नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बिल्ड करेंगे। 5 हम नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बिल्ड करेंगे जहां पे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और हमारा टारगेट है आने वाले 5 सालों में 20 लाख यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी। अभी जो 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये चेन्नई में, लुधियाना में, कानपुर में, भुवनेश्वर और हैदराबाद में स्टेब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, अंडर द विकसित भारत
बाय द 2047। तो आपको याद रखना है, देखो हमारा यहाँ पे स्कीम का नाम है नेशनल स्कीम फॉर ITI अपग्रेडेशन एंड नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। 60,000 करोड़ रुपए है 5 सालों के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर 30,000 करोड़ रुपए है, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर 20,000 करोड़ रुपए है और 10,000 करोड़ रुपए इंडस्ट्री का शेयर होगा। 50% जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा वो फाइनेंस किया जाएगा बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द वर्ल्ड बैंक। ड्यूरेशन 5 साल की और 20 लाख यूथ को यहाँ पे स्किल किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, अब यश बैंक। यश बैंक की हालत काफी खराब चल रही है। एक समय तो ऐसा आ चुका था 2018-19 के बीच में कि ऐसा लग रहा था कि यश बैंक कोलैप्स हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और नया एडवांसमेंट आया है, इंप्रूवमेंट आया है बैंकिंग इंडस्ट्री में। जापान, जापान का जो बैंकिंग है, जापान का जो बैंकिंग है जिसका नाम है सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, ये 51% स्टैक एक्वायर कर रहा है यश बैंक में। अभी नेगोशिएशन, अभी बातें चल रही हैं और डील को यहाँ पे फाइनलाइज किया जाना है, क्योंकि अलग अलग स्टेक होल्डर से भी बात करना जरूरी है। क्योंकि यश बैंक में 24% शेयर SBI के हैं और अप्रोक्सीमेटली 11% शेयर यश बैंक में आपको LIC के देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है पवनी मॉलिक्यूलर फॉर्म मॉस्किटो। तो पवनी, पवनी क्या है? एक नई मॉस्किटो की स्पीसीज है जो कि रिसेंटली हमें डिस्कवर हुई है कोस्टल रीजन ऑफ तंजानिया और केन्या में। ये एनाफिलीज गैम्बी कॉम्प्लेक्स से बिलोंग करता है। जो एनाफिलीज मॉस्किटो होते हैं जो मलेरिया को स्प्रेड करते हैं, उसी से ये बिलोंग करता है। लेकिन खास बात ये है कि इसमें जेनेटिक रेजिस्टेंस है इंसेक्टिसाइड का, मतलब इस मच्छर पे कोई भी इंसेक्टिसाइड का प्रभाव नहीं पड़ता। तो आने वाले समय में हमारा एक नया चैलेंज हो सकता है, क्योंकि ये भी तो मलेरिया का कारण बनेगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट अप्रूव ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन कोटा एंड पुरी फॉर इनहांस कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है श्री राम मोहन जी, इन्होंने रिसेंटली 2 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को अप्रूव कर दिया है, जो कि पुरी में बनाया जाएगा और कोटा में बनाया जाएगा अंडर द उड़ान स्कीम, जिससे रीजनल कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं जो स्क्रैच से, मतलब जीरो से स्टार्ट किए जाते हैं, और उड़ान का मतलब उड़े देश का आम नागरिक है। इस स्कीम की शुरुआत 2016 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की थी। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे देश को 5 नए IITs मिलने वाले हैं। फिलहाल में हमारे देश में 23 IITs आपको देखने को मिलेंगे। तो कैबिनेट ने 11,828 करोड़ रुपए का बजट दिया है, एक्सपांशन प्लान बताया है फॉर 5 IITs। 2025 से लेकर 2029 तक हमारे देश में 5 नए IITs बनाए जाएंगे। IIT तिरुपति आंध्र प्रदेश में, IIT पलक्कड़ केरला में, IIT भिलाई छत्तीसगढ़, IIT जम्मू और IIT धारवाड़ कर्नाटका में तैयार किया जाएगा। अभी हमारे देश में जो टोटल 23 IITs हैं, उनमें टोटल जो स्ट्रेंथ है बच्चों की वो 6,576 है। 5 नए IIT बनने से जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 13,000 हो जाएगी और 130 न्यू पोस्ट भी यहाँ पे क्रिएट किए जाएंगे फैकल्टी की। ना बात करेंगे दिल्ली गवर्नमेंट अप्रूव क्लाउड सीडिंग टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन सिटी। तो NCR एरिया में पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, इसके कारण यहाँ पे क्लाउड सीडिंग की जाएगी मई जून के महीने में। ये अनाउंसमेंट यहाँ पे की है। प्रपोजल का टाइटल क्या है? टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड सीडिंग एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर दिल्ली NCR। ठीक है, इसको रिसेंटली किसने इन्फॉर्मेशन दी है? जो चीफ मिनिस्टर है दिल्ली की, जिनका नाम है रेखा गुप्ता। पहली बार सक्सेसफुल जो क्लाउड सीडिंग की थी वो चाइना ने की थी 2008 में बीजिंग में। सिमिलर क्लाउड सीडिंग भारत भी कर रहा है। तो दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ पे 5 क्लाउड सीडिंग ट्रायल को कंडक्ट करेगा मई और जून के महीने में, जिस लगभग 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बेसिकली इसे किया जाएगा। टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट 3.21 करोड़ रुपीज आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट है, इसको हैंडल करने का काम IIT दिल्ली कर रही है और IIT दिल्ली जो है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंड प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लाउड सीडिंग क्या होती है? ये वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है। हम इसमें आर्टिफिशियल, बेसिकली आर्टिफिशियल तरीके से क्या करते हैं, रेनफॉल कराते हैं। और रेन क्या करती है? पॉल्यूशन को कम करने का यहाँ पर काम करती है। डिपेंडिंग अपॉन द क्लाउड, वार्म क्लाउड जो होते हैं उसमें सॉल्ट जो होता है उसमें सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड और सिल्वर आयोडाइड प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर भी हम सिल्वर आयोडीन का इस्तेमाल बेसिकली करेंगे आर्टिफिशियल रेन को कराने के लिए, क्लाउड सीडिंग को कराने के लिए। ठीक है, so cloud seeding is a weather modification technique in which artificial nuclei are inserted into the cloud to induce to introduce precipitation rain. This rain help bring air pollution to the surface and clean the air. One second. नेक्स्ट बात करेंगे हॉक आई 360 के बारे में।
अभी जो हॉक आई 360 है ये अमेरिका का है और हमने 131 बिलियन डॉलर की डील साइन की है। हम अमेरिका से इसको एक्वायर कर रहे हैं। तो इंडिया हैज एडवांस इट्स मैरीटाइम डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बाय सिक्योरिंग 131 बिलियन डॉलर डील विद यूएस टू एक्वायर हॉक 360 कटिंग एज सर्विलांस टेक्नोलॉजी। ये क्या करेगी, बेसिकली इंडियन ओशन रीजन में जो भी शिप्स वगैरह होती हैं, डार्क शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, वेसल्स हैं, व्हीकल्स हैं, उनका रियल टाइम मॉनिटरिंग करके बताएगी। हॉकाई बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिट में एक सैटेलाइट का एक कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब ग्रुप ऑफ सैटेलाइट जो हमने लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च की है, उस वही एक आपका हॉक आई 360 आपको देखने को मिलेगा, कॉन्सुलेशन ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करेगा। ना बात करेंगे इग्ला एस मिसाइल सिस्टम के बारे में। रिसेंटली हमें फ्रेश शिपमेंट रिसीव हुआ है रशिया का इग्ला एस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ठीक है। और जब ये पाकिस्तान के साथ हमारी टेंशन इंक्रीज हुई, उसी के बाद हमें ये शिपमेंट रिसीव हुआ है। ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्रू मेंबर इसको डिप्लॉय कर सकता है इजिली। ये लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को इजीली टारगेट करता है, आइडेंटिफाई करता है और उनको न्यूट्रलाइज करने में कैपेबल है। इसकी रेंज 6 किलोमीटर की है और ये 3.5 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक काम करने में कैपेबल आपको मिलेगा। स्पीड 400 मीटर पर सेकेंड की आपको देखने को मिल जाएगी और डिप्लॉयमेंट टाइम केवल 13 सेकेंड्स का आपको देखने को मिलेगा। तो इग्ला एस मिसाइल सिस्टम भी रशिया का है जो हमने एक्वायर किया है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अटेंड 58th एनुअल बोर्ड ऑफ गवर्नर मीटिंग ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक इन मिलान इटली। इसकी थीम क्या थी? तो थीम है शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो। हु हैज बीन अपॉइंटेड टू प्रेजेंट इंडिया ऑन द बोर्ड ऑफ आईएमएफ? आंसर हो जाएगा परमेश्वरन अय्यर, ऑप्शन नंबर सी। यूनियन कैबिनेट ने फेज बी कंस्ट्रक्शन टू एक्सपांड एकेडमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी एट 5 आईआईटी तिरुपति, पलक्कड़, भिलाई, जम्मू एंड धारवाड़। इसके लिए कितना बजट है? तो 5 आईआईटी के लिए 11,828 करोड़ रुपए का बजट है। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर लिया है। इनका टेस्ट डेब्यू कब हुआ था? तो 2013 में टेस्ट डेब्यू हुआ था, 2015 में अर्जुन अवार्ड मिला था, 2020 में खेल रत्न अवार्ड रोहित शर्मा को मिला था। What is the name of new portal being launched for the real-time monitoring of food storage depot? तो आंसर क्या हो जाएगा? डिपो दर्पण पोर्टल। What is the name of military operation launched by India targeting terrorist infrastructure in Pakistan? आंसर है ऑपरेशन सिंदूर। And this is your question of the day. Name of the CBI operation launched in 2025 to combat international online child sexual exploitation network. कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था? ऑपरेशन कार्बन, मेघा चक्र, नेट शील्ड और हॉक। जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी सारी बातें आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।